वीडियो आपका म्यूट है सर। ऑडियो सुनाई दे रहा आपको? जी जी हाँ जी। पहला वाला स्लाइड, ये आपने होस्ट नहीं बनाया, मुझे होस्ट बनाइए, मुझको होस्ट बनाइए। हेलो। जी जी बना रहे हैं सर। अच्छा ठीक है। तब तक आपको होस्ट बनाते हैं, मैं शुरू करता हूँ। मेरे पुराने साथी मित्र डॉक्टर बाल मुकुंद जी, आपको कितना सुन के बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर सेन प्रताप सिंह जी, डॉक्टर शाही जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, अध्यापकगण और प्रतिभागीगण, गोरखपुर के साथ वेबिनार के माध्यम से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। तो आप लोगों ने मुझे अनुरोध किया कि इसमें कुछ बोलना है, तो पार्टिसिपेट करना है, तो मैं सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि बहुत दिनों से गोरखपुर से मेरा संबंध कुछ कम हो गया था, और फिर जुड़ने का मौका मिला। मैं गोरखपुर बहुत सालों से आता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मेरा सबसे पहला रिसर्च पेपर अपने करियर का वो मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 1972 में मैंने प्रेजेंट किया था। मेरे जो रिसर्च वाला जो चैप्टर है मेरे लाइफ का, तो गोरखपुर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद कई बार आना हुआ। एक समय ऐसा था कि जब लोगों ने इस तरह के टूरिज्म की स्टडी कलकत्ते के ऊपर किया था, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मैपिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उसकी सफलता के बाद लोग चाहते थे कि कोई और इलाका, कोई और एरिया लोग लें जिसमें कि उसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके और पर्यटन और बाकी जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वो हम उसको टैकल कर सकें। सौभाग्यवश हमको गोरखपुर आने का मौका मिला, और आज के मुख्यमंत्री उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, तो मंदिर में मिलने का मौका मिला, और उन्होंने कहा कि आप गोरखपुर के ऊपर क्यों नहीं ऐसा काम करते हैं। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया वो गोरखपुर के ऊपर लिया। उससे पहले जो हम लोग को रिमोट सेंसिंग का डेटा मिलता था वो बहुत जो फाइननेस थी वो बड़ा कम था, लेकिन जब हमने सोचा कि गोरखपुर पर करना है तो लेटेस्ट डेटा 0.6 मीटर का जो आज तक भी तो अच्छा माना जाता है, वो डेटा मिला, और वो भी में बिना पैसे में मिला। तो शुभारंभ था और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा कि अपने ज्योग्राफिकल या जो स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से टूरिज्म को और डेवलपमेंट इश्यूज को किस तरह से देखते हैं और क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जो कि आज के वेबिनार का मुख्य विषय भी है। फिर से अनुरोध करूंगा कि मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्प्ले पे आ जाए, जिससे कि मैं वहाँ से ऑपरेट कर सकूँ। तो आया नहीं है।
फुल स्क्रीन कर दें या फुल स्क्रीन कर दें, फुल स्क्रीन, चलिए ठीक है। तो मैंने जो उसका टॉपिक इंग्लिश वर्जन में मैंने जो रखा वो सबसे पहले स्क्रीन पे चले आए, पहले वाले स्लाइड पे, टूरिज्म पोटेंशियल्स एंड डेवलपमेंट इन एंड अराउंड गोरखपुर। ये आप जो देख रहे हैं ये गोरखपुर का सैटेलाइट के माध्यम से चित्र है। अभी बाल मुकुंद जी रामगढ़ ताल की बात कर रहे थे, ताल आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आइए अगले स्लाइड पे, यहाँ से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। बाल मुकुंद जी टूरिज्म के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये किसी भी एरिया के ट्रेडिशन रूट्स में जाता है। ये टूरिज्म के माध्यम से ह्यूमन स्पिरिट और आज के मॉडर्न दुनिया को भी अब एक्सपीरियंस होता है। और ये नॉलेज, इसके बारे में बाल मुकुंद जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से कहा, नॉलेज और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ जो है प्रमोट करता है। क्योंकि इंडिया नॉलेज का सेंटर रहा है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, देश के लिए, भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो डेफिनेशंस हैं टूरिज्म और टूरिज्म की, तो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री वो उसके हिसाब से in 1979 the Australian Bureau of Industry Economics described a tourist as a person visiting a location at least 40 kilometers from his usual place of residence for a period of 24 hours and not exceeding 12 months. तो टूरिस्ट जो है वो एक टेम्पररी किसी अपने एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जाता है और एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ रहता है। ये टूरिज्म की डेफिनेशन जो है वो, और ये एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन की और भी जगह है। नेक्स्ट आइए अगले में। तो ये माइग्रेशन के साथ, मूवमेंट के साथ इसका लिंक है। और जैसा कि बाल मुकुंद जी बता रहे थे कि फाइनेंशियली ये इम्पोर्टेंट है और इंडिया के लिए कल्चरल हेरिटेज के माध्यम से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आइए। अभी इंडिया के, भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि जिसका इतिहास, यहाँ के हेरिटेज, लार्ज बड़े बड़े शहरों का हेरिटेज, आर्किटेक्चर, रिलीजियस मोनूमेंट्स, केव्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको यदि ठीक से हम लोग अरेंज कर सकें तो टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप विदेशों में इन एलिमेंट्स को देखें, इन आइटम को देखें, तो हम लोगों से कम आइटम्स हैं, कम के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और सजा के रखा है, इसकी पब्लिसिटी है, तो लोग देश विदेश से आते हैं। और जैसा बाल मुकुंद जी बता रहे थे कि आज से पहले पुराने ज़माने में ये ट्रेड, कॉमर्स, रिलीजन, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एजुकेशन, इन सबों को लेकर ये टूरिज्म होता था। और इंडिया का टूरिज्म में तो नॉलेज टूरिज्म भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा और होनी चाहिए कि जो हम लोगों का बिखरा हुआ नॉलेज है उसको कैसे हम लोग, मैं अमेरिकन टर्म यूज करूँ, हाउ वी कैन सेल दिस नॉलेज टू प्रमोट टूरिज्म। इस नॉलेज को कैसे हम लोग शोकेस कर सकते हैं जिससे कि ये टूरिज्म में काम हो सके। नेक्स्ट आइए। ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्र में भी चर्चा किया गया है, वहाँ मुद्रा या पासपोर्ट की भी बात किया गया है
गुप्ता राक्षस की बात किया गया है कि किस तरह से ये टूरिज्म को मॉनिटर किया जाता था, क्या रूल्स रेगुलेशन थे, धर्मशालाओं की व्यवस्था, इन सब के बारे में आपको ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्रों को देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टूरिज्म और किस तरह की टूरिज्म हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो भारत के लिए कोई नई बात नहीं बता रहा है। बहुत गुंजी भी इस बात को चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला। पहले फ्री एकोमोडेशन, रहने की सुविधा, ट्रांसपोर्ट, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन, सराय, इन सबों की व्यवस्थाएं रहने की होती थी जो कि टूरिज्म को प्रमोट करती है। और उत्तरी भारत में आपको इस तरह के बहुत से सरायों के नाम मिलेंगे जो कि टूरिज्म, माइग्रेशन, मूवमेंट, इन सबों से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे बहुत लोग यहाँ से विदेशों से भी आए। पायान, मेगास्ट्रीज, इन सबों का नाम आप लोग बार बार सुन चुके होंगे। ये भी टूरिज्म था, लेकिन मैं आज के संदर्भ में यदि हूँ जिसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है वो है नॉलेज टूरिज्म। तो ज्ञान के लिए आते थे और यहाँ से ज्ञान लेके जाते थे। इसकी जरूरत और इसके लिए हम लोग सक्षम हैं होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। 16-17 18वीं शताब्दी में जिस तरह के एजुकेशन, रिलीजन, एडवेंचर, हेल्थ, टूरिज्म बहुत कुछ था इस तरह जिसको रिवाइव करने की हमें जरूरत है। हेल्थ रिसोर्ट और भी व्यवस्थाएं के लिए भारत फेमस रहा है। लोग आते रहते थे यहाँ, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी आते थे। पश्चिमी भारत में सब चीज़ें, उत्तर पश्चिमी भारत में चीज़ें कॉमन। नेक्स्ट आइए। अब टूरिज्म किस तरह के हो सकते हैं, मुकुल जी कई चर्चा कर चुके हैं। यदि हम विभिन्न प्रकार के टूरिज्म को देखें तो रिलीजियस टूरिज्म उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इसका ओरिजिन देश में हुआ है और ये तीनों के किसी न किसी रूप में आपके गोरखपुर क्षेत्र में इन तीनों का आपको प्रेजेंस मिलेगा। मैं कुछ साल पहले बनारस के सर्वे कर रहा था, बनारस का नक्शा बनाने के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत से रिकॉर्ड और किंवदंतियां मिली इसमें कि बुद्धिस्ट टूरिज्म की, बुद्धिस्ट जो भी लिंकेज है उसका बहुत कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, चर्चा नहीं करते हैं, भूल गए। तो इन सब चीज़ों को रिवाइव करने की जरूरत है। हिंदू टूरिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म की रिवाइव करने की बहुत जरूरत है। और दोनों तरह के टूरिज्म में, यहाँ तक जैन टूरिज्म में भी गोरखपुर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत से आप पूरे यूपी में देखेंगे तो बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, गंगोत्री, बद्रीनाथ वगैरह, हुमायूं रीजन है, गढ़वाल रीजन है। यहाँ भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी इसको भी लोगों को ढूंढने की जरूरत है। नेक्स्ट आइए। इसी तरह से लखनऊ है, वाराणसी, सारनाथ, आगरा, वृंदावन, मथुरा, ये सारे टूरिज्म के प्लेसेस हैं। और जो आपको भी मैंने इससे पहले कई तरह के टूरिज्म की चर्चा किया, उस टूरिज्म में उनका कहीं ना कहीं रोल है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, इसमें तो बहुत ज़्यादा रोल है। क्या हम गोरखपुर को एक बृहद सर्किट, एक यूपी के बड़े सर्किट में ला सकते हैं जिससे कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा,
वृंदावन मथुरा इन सबों के साथ हम लोग गोरखपुर को भी कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें। रास्ते गोरखपुर पे कनेक्टिविटी अच्छी बन जा रही है, अच्छे रास्ते बन जा रहे हैं। गोरखपुर का एयरपोर्ट में भी कुछ काम चल रहा है, साथ में कुशीनगर का भी एयरपोर्ट बन रहा है। तो गोरखपुर के लिए एंट्री पॉइंट क्या हो? एक तो गोरखपुर खुद हो सकता है, दूसरा कुशीनगर हो सकता है, जरा सा दूर जाएंगे तो लखनऊ और वाराणसी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि विदेशों से आ रहे हैं, इस एंट्री पॉइंट से वो आएंगे और इस रूट से होकर वो गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर में घूमते हुए किस पॉइंट से वो निकल के अपने दूसरे जगह जाएंगे। और ये एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच में कौन कौन से सर्किट बन सकते हैं, कहाँ कहाँ ये विजिट कर सकते हैं, इस तरह की स्टडी करने की जरूरत है। साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा में और बाद में भी। नेक्स्ट आइए, अगले स्लाइड पे आए, अगले स्लाइड को दिखाएं। हाँ, अब गोरखपुर क्यों फेमस रहा है? कबीरदास जी के लिए रहा है, मुंशी प्रेमचंद के लिए रहा है, फिर गोरखपुर जी के लिए रहा है, गोरखनाथ मंदिर के लिए रहा है। तो ये कुछ न कुछ गोरखपुर में इम्पोर्टेंस यही है, इसको हम लोगों को फर्दर कल्टिवेट करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है। तो गोरखपुर जो है वो तो हम लोग प्रोग्रेस में ला सकते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ गीता प्रेस है, चौरी चौरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, धोरिया भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लॉर्ड महावीर जी, तीर्थंकर जी का भी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और भगवान बुद्ध के साथ तो ये एरिया जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आइए, अगले में नेपाल से 100 किलोमीटर दूर है, वाराणसी से 193, लखनऊ से 273, रास्ता लखनऊ बहुत अच्छा है गोरखपुर से। फोर्थ ग्रेड का से हिल स्टेशन भी इसे माना जाता है, तो कुछ खासियत हिल स्टेशन की भी है। रेलवे का सेंटर है, मेट्रो के लिए ऑलरेडी अप्रूवल है, 2 यूनिवर्सिटीज हैं, तीसरी भी यूनिवर्सिटी बन रही है, मुझे पता लगा। एम्स का भी प्लान है यहाँ, और भी बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके साथ ये शहर जुड़ा हुआ। नेक्स्ट पर अभी आप नक्शा देख रहे हैं, ये गोरखपुर और उसके आसपास का एरिया है। नेपाल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वाराणसी लखनऊ के आसपास है, बिहार का बॉर्डर भी पास ही में है। तो ये सेंटर में आपसे मानते के चलते हैं गोरखपुर को एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है आपको मिल सकता है, जहाँ रोड कनेक्टिविटी की समस्या है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। नाइट हॉल्ट कहाँ होगा, इंटरमीडिएट हॉल्ट्स कहाँ हो सकते हैं, ये भी पूरा क्षेत्र ये गोरखपुर के इंटरलैंड में या गोरखपुर के प्रभावी क्षेत्र में लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, यदि आप बुद्धिस्ट साइट को देखें तो एक चंक जो है बुद्धिस्ट साइट का, वो जो है वो गोरखपुर से उत्तर पश्चिम की तरफ है। इनका कनेक्शन गोरखपुर के साथ होना बहुत जरूरी है। रास्ता ठीक ठाक है, रहने की व्यवस्था, ये चारों सेंटर हम लोग एक दिन में कंप्लीट शायद न कर पाए। यहाँ भी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। गोरखपुर से जाके एक दिन या एक रात या 2 रात रहकर तो कंप्लीट करके फिर गोरखपुर आ सके, इस तरह की प्लानिंग की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। नेक्स्ट आइए, अगला। ये जो नक्शा आपने देखा, ये स्पेशली बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए बनाया गया था। इसमें गोरखपुर की इम्पोर्टेंस उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, और ये नक्शा जो है वो उस समय
बंगाल के गवर्नर, उन्होंने रिलीज किया था 2556 बुद्ध जयंती पे कलकत्ता में। मुझे भी सौभाग्य हुआ था वहाँ जाकर उस बच्चे को रिलीज कराने का। नेक्स्ट आइए अगले पे। अब यदि आप गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास देखें, ये केवल 2 मैं इंस्टेंस आपको दे रहा हूँ। अभी बालमुकुंद जी ने पूरी लिस्ट बताई है गोरखपुर के आसपास क्या क्या हिंदू धर्म के रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो गोरखनाथ टेम्पल है, देवरा बाबा का आश्रम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। मेन रास्ते से जो अंदर का रास्ता है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, गाँवों के बीचों से जाता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। आप इस एरिया को, क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन रोड का या फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आपके सामने है। तो ज़रूरत है कि इन टूरिस्ट प्लेसों को या पोटेंशियल टूरिस्ट प्लेसों को आइडेंटिफाई किया जाए और करने के बाद उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाए। नेक्स्ट आइए अगले में। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये गोरखपुर के आसपास का मैं आपको सैटेलाइट से मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ। बहुत से ताल हैं, वाटर बॉडीज हैं, ऑक्सफोर्ड लेक्स हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये किसी नदी के ये हिस्सा हुआ करते थे, ये नदी शिफ्ट कर गई, लेकिन वाटर बॉडीज या ऑक्सफोर्ड लेक कभी वहाँ रह गए। और उसी के पास आप देखेंगे कि वहाँ बस्ती है, मंदिर हैं, पोखरे हैं, शमशान घाट हैं, जो कि निगलेक्टेड है क्योंकि नदी शिफ्ट कर गई है, वाटर बॉडी के दूसरी जगह चला गया है। लेकिन कल्चरली वो इम्पोर्टेंट जगह है। तो इस तरह के क्षेत्रों को चिन्हित करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत पड़े लेटेस्ट सैटेलाइट डेटा से आप इन सब जगह को चिन्हित कर सकते हैं और फिर फील्ड में जाके देख सकते हैं वो जगह कौन सी है और क्या उसकी पोटेंशियल्स हो सकते हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बाबू जी कह रहे थे, रूरल टूरिज्म। केवल आप ये मत समझिए कि गोरखपुर में आने वाले श्रीलंका से बुद्धिस्ट टूरिस्ट आएंगे, प्लेन से आएंगे और गोरखपुर में, बनारस में या कुशीनगर में उतरेंगे, घूम घाम के चले जाएंगे। रूरल टूरिज्म की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। और अभी जो आपने 3 अमेंडमेंट्स, 3 नए अमेंडमेंट्स देखे एग्रीकल्चर प्राइसेस के बारे में, जिसमें कि इनकम जो है, रूरल इनकम डबल होने वाली है। उसका सीधा मतलब है कि रूरल इनकम में सरप्लस इनकम होगा। हर किसी के पास, हर हाउस होल्ड के पास अब एक्सेस पैसा होगा, सरप्लस पैसा होगा। क्यों ना ये पैसे को हम लोग टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट करें। लोगों के पास मोटरसाइकिल होना बहुत मामूली बात हो गया है। गाँवों में भी गाड़ियाँ भी आने लगी हैं। यदि आप 2011 का सेंसस देखें तो आपको आइडिया होगा कि 2 व्हीलर जो है किस तरह से संख्या बढ़ी है, और 2021 में तो और ज़्यादा आपको मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों पे पैसा रूरल एरिया में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ठीक ठाक हो जाए, पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के पास है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें हैं, तो उसके भरोसे आप रूरल टूरिज्म भी डेवलप कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कोई गांव का आदमी अपने 2-4 गांव बाद यदि कोई इसको अच्छी जगह मिलती है घूमने के लिए, तो कोशिश करेगा वहाँ जाए, कुछ पैसा खर्चा करे, अपनी फैमिली को ले जाए। वहाँ के कोई मंदिर हो या कोई रिलीजियस कल्चरल चीज़ें हों, मेले लगे हों या कोई और भी हाट हो, तो उसमें अब वो ज़्यादा जाने की कोशिश करें क्योंकि इसको सरप्लस पैसा हो जाएगा। इस चीज़ को हमको रूरल टूरिज्म के लिए एक्सप्लॉइट करना है, सिचुएशन का फ़ायदा हमको लेना है। नेक्स्ट आइए अगले। एक बुद्धिस्ट सर्किट का मैं आपको आइडिया देता हूँ। 50 बुद्धिस्ट सर्किट हो सकते हैं, हिंदुइज्म के साथ कोई सर्किट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बनारस में फ्लाइट से उतरा, सारनाथ देखा, गोरखपुर बाय रोड आया, दूसरे कुशीनगर, दूसरे कपिल वस्तु आया, फिर इससे रुक गया,
नेक्स्ट सोर्स देखा, कौशाम्बी देखा, फिर संस्कृत देखा, और देखने के बाद वो फिर जो है लौट के गोरखपुर आता है, और गोरखपुर से फ्लाइट मिलती है तो फिर वो वापस किसी मेट्रो सिटी या विदेश में जाना हो तो विदेश जाना हो। तो इस तरह के आपको टूरिज्म के सर्किट डेवलप करने हैं, 2 दिन के, 4 दिन के, 1 दिन के, 3 दिन के, ये डेवलप करें। इन सबों को ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में मैं चर्चा शुरू में मैंने किया था, ये हम लोगों ने गोरखपुर को आज के मुख्यमंत्री जी के कहने पर अपने एक क्षेत्र लिया गोरखपुर का, और यहाँ की मैपिंग किया। उसका एक बड़ा उद्देश्य था वो टूरिज्म भी था। क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये टोपोग्राफिकल शीट है गोरखपुर और उसके आसपास के एरिया का। पुराना शीट है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हम लोगों ने अपडेट किया। जिस वाटर बॉडीज की मैं बात कर रहा था वो आप शहर के उत्तर में आप देखेंगे सब वाटर बॉडीज हैं, इसके पास बस्तियां हैं, इसके पास सेटलमेंट, रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, और बहुत सा आपको चीज़ें मिलेगा जो कि अनऑर्गेनाइज है। इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, करके इसको टूरिज्म में इसको इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। अगले आइए नेक्स्ट। उसी क्षेत्र को जब सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे उनको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छा डेटा है, 0.6 मीटर रेजोल्यूशन का। इसका मतलब है कि 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सैटेलाइट के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। आपको नदी, पोखरे, रास्ते, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें लेटेस्ट आपको इसके माध्यम से मिल सकती हैं। इसका यूज़ करके आप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट। इन सबों को डेवलप करने के बाद जो मेन नक्शा है, और अभी बालमुकुंद जी बता रहे थे कि रामगढ़ तालकल और उसके आसपास का डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट ऑलरेडी है रामगढ़ के आसपास। टूरिज्म के लिए, लोकल टूरिज्म के लिए बेसिकली फैसिलिटीज़ हैं, इसको हम लोग फर्दर डेवलप कर सकते हैं। गेस्ट हाउस वगैरह वहाँ ऑलरेडी हैं, और भी कुछ पार्किंग वगैरह के स्पेसेस हैं, इसको डेवलप करके ये शहर का, इस क्षेत्र का, रीजन का सेंटर, टूरिज्म का सेंटर यहाँ पे हो सकता है। और बाकी इंफॉर्मेशन आप सामने देख रहे हैं, लेकिन टूरिज्म का इंफॉर्मेशन अपडेशन बहुत जरूरत है। 6 महीने में सिचुएशन चेंज हो जाती है, नए होटल आ जाते हैं, रास्ते नए बन जाते हैं, नए टैक्सी स्टैंड बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको 6 महीने में कम से कम इसको अपडेशन की भी जरूरत पड़ती है। अगले पाइए। और उसी में आप और यदि डिटेल चाहें तो डिटेल की पॉसिबिलिटी है। ये आप लोगों का सहारा स्टेट है, रामगढ़ ताल के पास में। यहाँ आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और भी आपको उसके रामगढ़ ताल के आसपास डेवलपमेंट करना है, उसकी प्लानिंग वगैरह करने के लिए ये माध्यम ईजी है, और आप अच्छी तरह से प्लानिंग भी कर सकते हैं लेटेस्ट सिचुएशन को देखते हैं। नेक्स्ट। अगले पाइए। अब ये मैं शहर के उत्तर की तरफ के पोर्शन बता रहा हूँ। बहुत से रास्ते निकले हुए हैं शहर से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे शहरों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच के एरिया के बारे में हम लोगों को टूरिज्म के पॉइंट से हम लोगों को कुछ पता नहीं। जैसा बालमुकुंद जी बता रहे थे, हर गांव बस्ती में कुछ न कुछ टूरिज्म की आपको इम्पोर्टेंस की जगह आपको मिल ही जाएगा। कुछ नहीं हो तो खिलौने के बनाने वाले आपको ग्रामीण मिल जाएंगे। अभी 1-2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि खिलौनों का कितना बड़ा मार्केट है वर्ल्ड वाइड, और उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो खिलौने बनाने का एक मौका हो सकता है। और भी मेले लगते हैं, कहीं
कपड़े बनते हैं, कहीं पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इन गाँवों में हैं, जिसको कि हम लोग चिन्हित करने की और उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत है। महंत जी ने, आज के मुख्यमंत्री जी ने, ये भी हम लोगों से कहा था कि गोरखनाथ परिसर, गोरखनाथ मंदिर परिसर को भी टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए और जो भी वहाँ के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं उसका भी मैप में लाया जाए और उसको दिखाया जाए। तो ये मंदिर क्षेत्र का, ये आप सामने ये नक्शा देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर मंदिर। नेक्स्ट आइए अगला। उसी मंदिर और मंदिर के आसपास के क्षेत्र है, ये पूरा आपको अच्छा दिखाई नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सफेद पोर्शन देख रहे हैं, उसका भी पूरा इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट पूरे शहर का और शहर के आसपास का इंफॉर्मेशन है। तो ये इस तरह के इंफॉर्मेशन जो टूरिस्ट के लिए जरूरत होती है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मैं अभी रूरल टूरिज्म की बात कर रहा था, मुझे कुछ साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैं आसपास के एरिया में देखने की इच्छा थी, तो मैं गया। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण लगी और जो टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। एक ये था कि पूरा एरिया, रूरल एरिया ये इतना खूबसूरत था कि लोग शहर से केवल गांव की तरफ गाड़ी लेकर घूमने निकल जाते थे। रूरल एरिया में भी आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं कूड़ा करकट है, वहीं ऐसी चीज़ है जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए, ये आपको देखने में महसूस नहीं होगा। और दूसरा जो है, वहाँ चर्च या कोई पुराना किला या कोई पुराना बिल्डिंग है, उसको वहाँ की लोकल कमेटी बनी हुई है और वही उसको देखभाल करती है, उसको ठीक ठाक रखती है। और कहीं टिकट है देखने के लिए, कहीं नहीं भी है। आसपास अच्छे छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ लोग जाके चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, टॉयलेट्स हैं। तो रूरल टूरिज्म के दृष्टि में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है वो डेवलप किया हुआ है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ। क्या हम लोग रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं कर सकते हैं? हम जो मंदिर रूरल एरिया में मिल जाए या कोई पोखरा मिल जाए, तालाब, या बहुत अच्छे आपको कुएं देखने को मिलते हैं, ये बड़े अच्छे नक्काशी के बने हुए होते हैं, वो इस तरह के ये चीज़ें हैं, लोकल कमेटी बन जाए देखभाल के लिए, हो सके तो गवर्नमेंट फंड भी दे इन सब चीज़ों के लिए, और रूरल टूरिज्म के प्रमोशन में वो काम है। नेक्स्ट आइए अगले जी। अब ये जैसे अब ये रास्ता निकल रहा है शहर से, और उसके आसपास के सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी अपडेशन की बहुत ज़रूरत है। रेस्टोरेंट क्या मिलता है, क्या चीज़ आप खा सकते हैं, और मैं आगे भी चर्चा करूंगा कि इसको हम लोग डिजिटली फिर फर्दर हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए अगले जी। ये पूरे शहर का नक्शा है, और अब गोरखपुर का ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसका एटलस बन चुका है, मार्केट में अवेलेबल है, करीब 250 रुपये इसकी कीमत है, और उसमें हर बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें क्या है, लैंड यूज वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन उसमें दिखाया गया है। ये नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वेबसाइट में आप देख सकते हैं कैसे ऑर्डर देना है, और आप गोरखपुर के लिए ये टूरिस्ट एटलस गोरखपुर का हुआ खरीद सकते हैं, जो कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट अगले। अब टूरिज्म के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, और जी ने कुछ हिंट्स दिए हैं। जब सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोग्राफिकल मैप करना शुरू हुआ, तब जो सर्वेयर्स थे उनसे कहा गया कि सर्वे करते समय कोई भी कल्चरल, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल ऐसी कोई चीज़ें, जब कोई पुराना किला हो,
ऐसी कोई चीज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, तो उस तरह का कोई आपको देखने को मिले, उसको नक्शे में लोकेट कीजिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप इन्फॉर्म कीजिए कि इस एरिया में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आज भी आप सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो एक्सरसाइज 250 साल पहले शुरू हुआ था, उससे टूरिज्म का बहुत बड़ा बेस तैयार हुआ। इनफैक्ट आर्कियोलॉजी का भी बहुत बड़ा बेस तैयार हुआ इसके साथ, कि कौन सी चीज़ कहाँ है जो कि टूरिज्म इम्पोर्टेंस की। यदि आप किसी टूरिज्म का में डेवलपमेंट करना चाहें, तो मेरे प्रेजेंटेशन में जो पहला नक्शा आपने टोपोग्राफिकल मैप का देखा था, उसको उठा के देखें, आपको पता लगेगा कि क्या क्या टूरिस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स उसमें हैं। अगला आइए, इसमें नहीं, पिछले पिछले में जाइए। हाँ, दूसरा है, नहीं, अगले भाई डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स और इंपीरियल गजेटियर्स। अंग्रेजों के समय में 1890 से लेकर 1915-20 तक हर जिले के गजेटियर बनाए गए थे, और उन गजेटियर्स में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो था वो था कि कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जगह वो इम्पोर्टेंट है। तो आप गोरखपुर का या अनडिवाइडेड गोरखपुर का अब डिस्ट्रिक्ट गजेटियर देखें तो 1900 के आसपास का होना चाहिए, और वहाँ आपको पुराने इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स से टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप से ही दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को डेवलप करने के लिए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैप्स भी तैयार हुए आज से 25 साल पहले नेशनल एटलस के माध्यम से। वहाँ भी आपको ये जो इम्पोर्टेंट टूरिज्म के प्लेसेस हैं वो आपको चिन्हित मिलेंगे, इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों सोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है। अब ये मत समझिए कि सारी चीज़ें वहाँ हैं, आपको और भी ढूंढना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की लिस्ट हैं, स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की लिस्ट हैं, जिससे कि आप टूरिज्म के प्लेसेस को आप आइडेंटिफाई या उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी आपसे, कि पूरे क्षेत्र का आप ये रिमोट सेंसिंग डेटा लें और सैटेलाइट डेटा से आप ये देखने की कोशिश करें कि पोटेंशियल टूरिज्म प्लेसेस क्या क्या हो सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करके आपको इस क्षेत्र में जाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि जो आपने सैटेलाइट के माध्यम से देखा है वो ग्राउंड में, जमीन में उसका क्या स्थिति है। ये डेटा सोर्सेज हैं जिससे कि आप टूरिज्म का काम शुरू कर सकते हैं। अभी बालबू जी हम लोगों के साथ थे, है भी शायद, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री और रीजनल हिस्ट्री का इतिहास संकलन योजना के माध्यम से चल रहा है, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि जो भी ऐतिहासिक या आर्कियोलॉजिकल महत्व की जगह हैं उसकी लिस्टिंग होगी और वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, और अंत में आपको फील्ड वर्क से इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए। जब आप इंफॉर्मेशन तैयार करेंगे तो आपको उसे ऑर्गेनाइज वे में तैयार करना है। इसको आपको वेबसाइट पर लाना है। जो भी टूरिस्ट आए उसको इस एरिया के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन है। वो रिक्शे वालों के ऊपर या किसी से पूछ पाछ के जो है वो ये ना करें। मुझे कई जगह विदेशों में भी टूरिस्ट प्लेसेस में जाने का मौका मिला। सारी की सारी प्लानिंग देश छोड़ने से पहले हम लोग कर चुके थे कि किस फ्लाइट से जाएंगे, कौन हमको रिसीव करेगा, गाड़ी किस टाइप की गाड़ी रहेगी, किस होटल में ले जाएगी,
उस दिन शाम को क्या प्रोग्राम होगा, वहाँ के लिए होटल क्या होगा, वहाँ खाना खाएंगे, नेक्स्ट डे का प्रोग्राम, सारा प्लानिंग आप कर सकें। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट में प्रोवाइड करना है। इसमें रोड्स हैं, रोड के अलावा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे भी हो सकता है, आपके और भी माध्यम है ट्रांसपोर्ट के, बसेस वगैरह हैं, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस पे कितना खर्चा है, क्या फैसिलिटीज हैं, कितने स्टार के होटल हैं, ये आपको बताना है, ये इंफॉर्मेशन डेवलप करना है। ये रिलीजियस है कि कल्चरल है कि आर्कोलॉजिकल है, इम्पोर्टेंटली वो बताना है। बात जी टूरिस्ट गाइड की बारे में बात की थी। गाइड केवल हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी यदि आप फ्रेंच, जर्मन, हो सके तो श्रीलंका की भाषा, इन सबों में यदि टूरिस्ट गाइड आप प्रोवाइड कर सकें तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, और एक बहुत बड़े स्पेशलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं, एक बहुत प्रमोशन की तरफ, टूरिज्म प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं। टैक्सी स्टैंड कहाँ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, खर्चे के हिसाब से पर किलोमीटर कैसे जाएंगे, क्या रेट है, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर लगाना है। कहाँ आप लोग खाने के जाएंगे, स्पेशलिटी क्या है, मेडिकल टूरिज्म बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है, और जैसा हमने बताया कि भारत का जो पुराना टूरिज्म है वो मेडिकल टूरिज्म उसमें समाहित होता था, उसको फिर से प्रमोट करना है। कंडक्टेड टूर क्या क्या हो सकते हैं, होटलों के साथ से कंडक्टेड टूर जैसे कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं। ये जो भी भारत का यात्री आए वो जानता है कि 2 दिन के कंडक्टेड टूर में होटल से हो जाएंगे, यहाँ घूमघाम के होटल में लौट जाएंगे। ये फोटो के साथ, खर्चे के साथ, फैसिलिटी के साथ, टेम्पलेट, वेबसाइट में इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को अवेलेबल करना है, तभी टूरिज्म प्रमोशन होगा। आजकल सब आदमी तैयार हो गए, सब टूरिस्ट तैयार होकर आते हैं, जानते हैं एग्जैक्टली क्या करना है। पैसा हर किसी के पास है, समय किसी के पास नहीं है। आपको इस फॉर्मूले में काम करना है, कोई भी 2 घंटा वेस्ट करना नहीं चाहेगा। इसलिए आपको कम समय में जितना आप टूरिज्म प्रमोट करेंगे उतना ही लोग अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट आइए अगले पे। अब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, और टूरिस्ट रिसोर्ट, मतलब ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। यदि उस क्षेत्र के आसपास ट्रैकिंग, विंटर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, बीच रिसोर्ट ये भी हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करनी है। जरूरी नहीं है कि जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए आया हो वो केवल रिलीजियस में ही, रिलीजन वाले में ही रह जाए, वो चाहेगा कि वाइल्ड लाइफ भी कुछ देख ले, या कोई और कुछ आसपास हो तो वो भी वो देखता जाए। तो ये पैकेज, पूरा पैकेज डील इसमें होना जरूरी है। एक्सप्लोरिंग न्यू सोर्स मार्केट्स इन द रीजन इन कंट्रीज हैविंग कल्चरल एफिनिटी, क्या क्या चीज़ें आप मार्केटिंग कर सकते हैं इस रीजन पर, क्या प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के, ये भी रूरल इनकम के इंक्रीज के लिए भी काम ला सकते हैं। हेरिटेज प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या कल्चर हेरिटेज की चीज़ें हैं, वो प्रमोट हो सकता है। नेक्स्ट अगले पे आइए, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अकोमोडेशन के डिफरेंट लेवल, सस्ता भी हो, महंगा भी हो, फैसिलिटी ज़्यादा हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, उसको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं आप, जो है वो फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट से लिंक्ड फैसिलिटीज़, उनकी टैक्सी, वहाँ के बस, शहर जाने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जिन लोगों से टूरिस्ट आके टकराते हैं, मिलते हैं, उस तरह के आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि कैसे देशी विदेशी लोकल टूरिस्ट को, ये आपके रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, गाइड, एयरपोर्ट का स्टाफ, रोडवेज का स्टाफ ठीक से ट्रीट कर सके। ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट इस तरफ गियर अप होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, लास्ट आइए सर, अगले। फिर जैसे मैं आपको बताया कि पहले वाले में, इससे पहले वाले, हाँ,
कि ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रेस्टोरेंट के बारे में हमने बात करी, क्या वो रेस्टोरेंट 6 महीने बाद है कि नहीं है, उसका उसका स्टेटस बढ़ा कि कम हो गया। स्ट्रेंथनिंग करना है, आपको पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। आजकल वेबसाइट के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो जाती है। पब्लिक को अवेयर करना है कि टूरिज्म के डेवलपमेंट में उनका भी रोल है। यदि कोई रास्ता पूछे तो बड़े निरंतरता से जाकर साथ में बताना है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का कोऑपरेशन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं, हर सेक्टर में जरूरत है, जिससे कि टूरिस्ट जो आते हो किसी मुश्किल में ना पड़े। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, इन सबों को यदि हम लोग ध्यान में रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तरफ हम लोगों के जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, नॉलेज है, हम लोग कल्चरली रिच हैं, टेक्नोलॉजिकली किसी कंट्री से हम लोग कम नहीं है। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। आईटी, आईसीटी, वेब टेक्नोलॉजी में सब लोग हम लोग का लोहा मानते हैं। जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, जहाँ ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, वहाँ कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि वो हम लोग कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर एक टूरिज्म का बहुत बड़ा हब हो सकता है, और जो टूरिज्म के डेवलपमेंट के जो रिपल्स हैं वो गोरखपुर के माध्यम से चारों तरफ फैल सकते हैं। रूरल टूरिज्म के लिए तो विशेषकर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मॉडल के रूप में देश के सामने हम लोग एक केस स्टडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग केवल विदेशी टूरिस्ट की बात करते हैं, या साउथ से आ रहे हैं उनके टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, या किसी और टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल टूरिज्म है उसकी चर्चा कम करते हैं। रूरल टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है और हमें इस सिचुएशन का भी पूरा फायदा लेना है। टूरिज्म के माध्यम से रीजन का डेवलपमेंट, ये मॉडल हम लोगों को देश के सामने और पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना है। ये ऑब्जेक्टिव लेके यदि हम चलते हैं तो उम्मीद है कि गोरखपुर का जो केस स्टडी है वो सब जगह रेफर किया जाएगा, तो सब लोग गोरखपुर की तरफ देखेंगे कि गोरखपुर क्या कर रहा है। आजकल चीफ मिनिस्टर आपके गोरखपुर के हैं, पूरा सहयोग आपको मिलेगा, मिल भी रहा है, और इस सिचुएशन का आप लोग भरपूर फायदा लें और एक अच्छा केस प्रस्तुत करें। ये उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का मौका दिया, तो आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पोटेंशियल है गोरखपुर का, उसका फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन, भरपूर उसका उपयोग होने की जरूरत है। धन्यवाद।